नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदले। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे देश का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया। दावा किया गया कि कांग्रेस सत्ता में अगर आई तो आर्थिक सर्वे कराकर महिलाओं का सोना यानी कि मंगलसूत्र भी हड़प लेगी, लोगों के घर मकान छीन लिए जाएंगे। ये सारी संपत्ति जुटाने के बाद जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच बांट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंची और शिकायत लेकर पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए तो हमारे घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, लोगों की संपत्ति हड़प लेंगे। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है, किसानों को एमएसपी देने की बात की है, मजदूरों को अच्छी मजदूरी का वादा है, युवाओं को 1 लाख की पहली नौकरी गारंटी का वादा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत नजर आती है। इसी के मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा में करेंगे डिबेट। इसी पर होगा हमारा सवाल क्या क्या होंगे वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। 3 सवाल जो आपके सामने को वो ये कि बीजेपी को क्या 400 पार से कम सीट आने का डर लग रहा है? बीजेपी को अगर जीत तय लग रही है तो फिर कांग्रेस पर इस तरह का आरोप क्यों? और इसके साथ ही क्या प्रधानमंत्री मोदी का इशारा है कि कांग्रेस आई तो एक तरह से लूट शुरू हो जाएगी? इसी पर आज की डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मोदी की 2 टूक, कांग्रेस आई तो होगी लूट। कांग्रेस का सीक्रेट कोड मोदी ने किया डिकोड। महिला मुसलमान मंगलसूत्र बंटवारे वाली लूट। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने कांग्रेस पर सियासी वार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राहुल गांधी के सर्वे वाले बयान को आधार बनाकर हमला बोला। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा, सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे कराने की बात कही और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वकालत कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के बयान को महिलाओं के मंगलसूत्र से जोड़कर सियासी अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया, और जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। हमने बताओ, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है। उसमें सबको
सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं। वैसे दूसरे चरण के मतदान से पहले हिंदू मुस्लिम का तड़का लग चुका है। आरोप प्रत्यारोप का तीखा दौर चल रहा है और इन सब के बीच ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया, कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो, वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जिन आरोपों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वोटर पर कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री मोदी महिला, मुसलमान और मंगलसूत्र का मुद्दा जनता के बीच उछाल रहे हैं जातिगत जनगणना के काट में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मैं इसको भद्दा मानता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक, मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता AIMIM, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता RLD पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कौशलकांत जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो बयान प्रधानमंत्री दे रहे हैं और उस बयान का जो विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक छाप नजर आती है। मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि आप लोग कह रहे हैं मंगलसूत्र तक उठाकर ले जाएंगे, आर्थिक सर्वे कराए। तो आर्थिक सर्वे तो एक, अगर मैं कहूं कि एक नियमित प्रक्रिया आर्थिक सर्वे कराना, तो इस बयान को जरा समझाइए कि प्रधानमंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं। विवेक जी, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठा के देखा जाए तो मैं उसमें कुछ लाइनें कोट करना चाहूंगा। अगर इंग्लिश के पेज 28 और पॉइंट नंबर 21 को देखा जाए जी, तो उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क में उन्होंने लिखा हुआ है, वी विल एड्रेस ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम। वेल्थ यानी मंगलसूत्र, इनकम यानी कमाई, थ्रू सुटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। ये क्या इशारा करता है? अब बात ये, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप भी सुन सकते हैं, मैं भी। और उसी में एक और लाइन लिखी हुई है, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। ये दो लाइनों को आप देखिए, ये दोनों लाइनें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। अगर देश के बहुसंख्यक के लिए देश में कोई जगह नहीं रहेगी तो किसके लिए होगी? तालिबानियों के लिए होगी, या सलमान खुर्शीद के बोको हराम वालों के लिए होगी, या उनके लिए होगी जो भारत माता को डायन कहते हैं? किसके लिए होगी? और डाउट क्यों होता है विवेक जी? सबसे बड़ी चीज ये कि डाउट क्यों होता है। डाउट इसलिए होता है कि अगर हम देखें कांग्रेस का चरित्र, अभी से चलते हैं, 2012 में जिस तरह से राइट टू एजुकेशन के अंदर से इन्होंने मदरसों को हटा दिया, 2011 में कम्युनल वायलेंस नाम का एक बिल लाने की संसद में कोशिश की गई, जिसको कि बीजेपी, शिवसेना उस समय की, AIADMK और TMC ने अपोज किया था। उसके पहले अगर हम जाएं तो वक्फ एक्ट ये लाए,
जिसमें वक्फ को पूरी ताकत थी और वो जिस जमीन को चाहे उस जमीन पे पूरा कब्जा ले सकता था और आदमी हाईकोर्ट नहीं जा सकता था। उसके पहले 92 की अगर हम बात करें तो माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट बनाया, केवल जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी की बात की गई है, मुस्लिम माइनॉरिटी की मुस्लिम मेजॉरिटी है। इसके पहले आए 1991 में पूजा स्थल कानून लाया गया। वो किसके खिलाफ लाया गया? बहुसंख्यकों के खिलाफ लाया गया। उसके पहले अगर आए 1972 में शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस में एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया। उस संरक्षण को इन्होंने पार्लियामेंट से पलट दिया। इसके पहले अगर हम जाएं तो 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट लाए, लेकिन यूसीसी का विरोध किया, आज भी करते हैं। तो सांडिल्य जी आप बताइए ये क्यों करती है कांग्रेस? कांग्रेस सिर्फ इसीलिए करती है ना क्योंकि उसने देश के मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक बना लिया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, या चाहे बीमा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उसमें माइनॉरिटीज को 33% का बेनिफिट दिया जा रहा। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है, काला इतिहास रहा है, उससे ये जो लाइनें मैंने पढ़ के बताई थी कि वो बांटेंगे वेल्थ की यानी कमाई को और आदमी के गहने और उसकी जो संपत्ति है किसमें बांटेंगे। उसी में आखिरी में बंद करना चाहूंगा अपनी बात कि मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि देश के रिसोर्सेस पे पहला क्लेम यानी पहला हक माइनॉरिटीज का है। कौन माइनॉरिटी है देश में? जैन को आज तक क्या मिला? पारसी जो सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। सिख जो देश की रक्षा करता है और पूरे देश में खेत खलियान चलाता है। क्रिश्चियन एंड बचा कौन? बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। तो मुस्लिम सबसे ज्यादा है, इसलिए उनका अपीजमेंट करते हैं। इसीलिए ये बात जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी गई है, प्रधानमंत्री जी ने खुल के उसको उठाया है, जिसकी वजह से वो तिलमिलाए घूम रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। दीपक रंजन जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? दीपक रंजन जी। देखिए विवेक जी, आज प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बयान जो है इनकी हताशा, निराशा, इनकी नाकामी को दर्शाता है। भाई मैनिफेस्टो में कहाँ हिंदू मुस्लिम है? आज 10 साल का जब इनसे जनता जो है, इनके पिछले 10 साल का इनसे कामकाज पूछ रही है कि 10 साल में आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई या इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आपने क्या किया, वो इनको बताने के लिए कुछ है नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री जी अपने किए हुए 10 साल के अपने किए हुए कामों को बताने के बजाय हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए इनको लग गया है कि पहले फेज से इनको ये जो उम्मीद जगी थी पूरी तरीके से लोग नाउमीद हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी की हताशा देख लीजिए। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी आ रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के सीनियर जो है लीडर हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने तो चैलेंज किया प्रधानमंत्री जी को। उनका चैलेंज एक्सेप्ट करें प्रधानमंत्री जी, बता दें कि देखिए मैनिफेस्टो ने को पूरे देश ने जो है उसको पढ़ लिया है। उसका आकलन करने के आधार पर ही जो है वो वोट देंगे और 4 जून को जो आएगा रिजल्ट आएगा। देखिए ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपने घोषणा को अगर ये याद कर लें कि 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने जो घोषणाएं की थी नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अगर उसको पूरा कर दिया होता तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। और ये हिंदू मुस्लिम कराने की तरफ कर रहे हैं। अरे सलाम भाईजान किसने किया था? आप अपने वहां आप उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम मंत्री को बना रखा बेसिक है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जी जल्दी बिल्कुल एक चीज विवेक जी और जान दीजिए। आज ये वेल्थ का मतलब हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंगलसूत्र से जोड़ने हैं उसको। अरे वेल्थ का मतलब तो हम लोग समझते थे कि वेल्थ का मतलब मनी होता है, लेकिन ये उसको मंगलसूत्र से जोड़ना है। और ये आज ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं के धन पे डाका। अरे महिलाओं के धन पे डाका तो आपने उसी दिन डाल दिया था जिस दिन आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, आपने नोटबंदी की थी। अरे हमारे घर की बहन बेटियों ने, हमारी माँ ने जो अपना रोक करके अपने शौक को मार करके जो थोड़ा बहुत पैसा बड़ी क्राइसिस के लिए जो है उन्होंने जोड़ रखा था, एकदम से आपने मारा उसके जो है उनकी सारी उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया। तो डाका तो आपने हमारी बहन बेटियों माताओं के पैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह का बयान दे रही है। मैं रोहित जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रंगरेज जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद बिलाल खान आपके पास आऊं। जी ठीक है दीपक जी वापस आ रहा हूं। दीपक रोहित जी कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है?
कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुसलमान और कौन कर रहा है? भाई हमने तो कोई नाम लिया नहीं हिंदू मुसलमान का। आप मुस्लिम वोट को अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हो, इसके अलावा आप कर क्या रहे हो? आप मुस्लिम वोट को जोड़ देना चाहते हो सिर्फ, क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है कि हिंदू वोट तो आपको करने नहीं जा रहा। भाई आप अंग्रेजी में लिख के आप क्या समझते हो कि आप जनता को बेवकूफ बना लोगे? देश की जनता को आपने क्या बेवकूफ समझ रखा है? भाई कल से मनमोहन सिंह जी का बयान चल रहा है, ट्विटर के ऊपर वायरल है उनका बयान, वो तो साफ साफ बता रहा है ना कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था, अल्पसंख्यकों का। उसके आगे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला मुसलमानों का हक है पहला। तो फिर आप क्यों उनके बयान को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो? आप बोलो ना कि हाँ साहब हम मनमोहन सिंह जी को नहीं मानते। आप डिनाई कर दो कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर वो डमी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनके किसी भी बयान को, उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। आप बोल दो, खुल के बोलो ना। आप तो कह रहे हो साहब उन्होंने कभी बोला नहीं हो साहब, बयान उनका वायरल है, या तो उसको डिनाई कर दो कि वो डीप फेक है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। अब आप करोगे भी नहीं, अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखोगे, उसके बाद आप कहोगे हम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमने तो कभी हिंदू मुसलमान किया नहीं, हमने तो हमेशा माना कि भारत की दो आंखें, एक हिंदू एक मुसलमान। परंतु आपने क्या किया? आपने मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का काम करने की आपने काम किया। आप अल्पसंख्यकों के नाम पे आप कहीं ना कहीं सिखों को भूल जाते हो, आप जैन समाज को भूल जाते हो, परंतु आपको सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पे, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा तबका है मुस्लिम, जिसकी आबादी लगभग 18% है, अगर हम बिहार में जो अभी इन्होंने एक सर्वे करने का नाटक किया था उसकी भी मान लें तो 18% है। आप सेकेंड लार्जेस्ट आबादी को आप अल्पसंख्यक मानते हो, और उसके लिए आप काम करना चाहते हो। आप सबके लिए क्यों नहीं काम करना चाहते हो? आप सबका साथ सबका विकास की राजनीति क्यों नहीं करना चाहते हो? आप तो समझते हो कि हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो नॉर्थ इंडिया वाले ये कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आपकी मंशा क्या है। अभी दीपक रंजन जी कह रहे थे कि वेल्थ का मतलब मंगलसूत्र नहीं होता। भाई साहब हमारे देश के अंदर वेल्थ का मतलब महिलाओं के गहने ही होते हैं, जिसके ऊपर आपकी नजर है। आपने तो बहुत खराब निगाह कर ली अपनी। आपने देश के व्यक्ति के घर के ऊपर निगाह कर ली। इसीलिए राहुल गांधी जी गली गली घूम के चिल्ला रहे थे कि 1% लोगों के पास पूरा पैसा है। रोहित जी, इकोनॉमिक सर्वे तो हर साल पेश किया जाता है, इसमें नई चीज क्या है? मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हर घर जाकर हम संपत्ति का पता लगाएंगे। सर्वे पेश करना ठीक है, गलत बात नहीं है, परंतु आप देश के किसी भी संपन्न व्यक्ति के घर के ऊपर अगर आप निगाह करते हो, आप देखिए आप अपने कैपिटलिस्ट को गालियां देने का काम कर रहे हो। आप जब देखो तब आप अंबानी अदानी को गालियां देने का काम करते हो। आप मुझे बताओ, अगर देश का कैपिटलिस्ट नौकरी नहीं देगा तो विदेश का कैपिटलिस्ट आएगा क्या आपके लिए नौकरी देने? अरविंद केजरीवाल जी का बयान आपने सुना है कि वो कहते हैं कि जो अंबानी साहब का घर है एंटीना, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, हमारी सरकार बनी तो हम जमीन वापस ले लेंगे और उसको बांटेंगे। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, बिलाल खान के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 2002 से ही कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, बीजेपी तो कह रही है हमने हिंदू मुसलमान तो कुछ किया ही नहीं, हमने नाम तो लिया ही नहीं, और बात अल्पसंख्यकों की हो रही है, तो इसमें रोहित भाई एक नया एंगल जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक अब कहा ही नहीं जाना चाहिए, पारसी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैन अल्पसंख्यक हो सकते हैं, मुसलमान तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। देखिए, शायद मोदी जी भूल चुके हैं वे एक धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के बयान देने से देश की गरिमा पूरी तरह दुनिया के सामने आ जाती है। एक तो ये बात मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दी। दूसरी बात, अच्छा कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? मुगलों की बात कौन करता है? पाकिस्तान की बात कौन करता है? बता दीजिए। मुस्लिम लीग की बात कौन करता है? मीट मछली की बात कौन करता है? लव जिहाद की बात कौन करता है? किसको टारगेट किया जाता है? बच्चों के नाम पर टारगेट किया जाता है। तो ये सारे मुद्दे जब बीजेपी 2014 में अपने जो मैनिफेस्टो लेके आई थी और 19 में लेके आई थी, उस पर मांगिए ना आप वोट। आप अच्छे दिन पर वोट मांगिए, आप गुजरात मॉडल पे वोट मांगिए, आप अमृतकाल पे वोट मांगिए, आप बताइए हमने 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए। तो जब इनके पास जब ऐसे मुद्दे नहीं होते तो ये किसी भी तरीके से, मोदी जी से ये अपेक्षा किसी की भी नहीं थी कि वो ऐसे मंच पर और प्रधानमंत्री की गरिमा को इतना नीचे गिरा देंगे। और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो चुप बैठा है। बताइए, अगर यही बयान अगर कोई और दे देता तो अभी तक उसको जो है बैन भी कर देते। और ये मिसाल इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ। इंदिरा गांधी जी को जो है इलेक्शन के लिए भी रोक दिया गया। कई सारे नेताओं को पहले इलेक्शन कमीशन ने कई बार लोगों को जो है मना कर दिया गया। मगर यहां पर तो इलेक्शन कमीशन काम ही नहीं आ रहा, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा,
शमी साहब की जब अमरोहा में जाते हैं मोदी जी तो मुसलमानों की और शमी की, मोहम्मद शमी साहब की बड़ी तारीफें करते हैं, मगर जब दूसरी जनसभा में जाते हैं तो मुसलमानों को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, मुसलमानों को गाली देते। अगर देश में मुसलमान ना होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते। और वो परिवार की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। उनके परिवार में खुद वो 6 भाई बहन है। जो मोहन भागवत जी है उनके परिवार में 5 लोग हैं। योगी जी के 7, योगी जी जो है हमारे, उनके परिवार में 7 लोग हैं भाई बहन। तो ये बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, ये एक तबका है जो हमारे हिंदू भाइयों में है, जो इन बातों से वो मुतासिर हो जाता है और वो वोट कर देता है, ये समाज में ध्रुवीकरण के लिए। मगर अब समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्हें पता है। बीजेपी तो कह रही है ध्रुवीकरण का काम कांग्रेस ने किया आज तक, तो कांग्रेस ने ही बार बार ध्रुवीकरण का हथियार उठाया और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए मैं क्या कह रहा हूं विवेक जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने जो है किया है। मैं बता रहा हूं 2004 में एक रिपोर्ट आई थी रघुनाथ मिश्रा की और सच्चर कमेटी की, उसकी सिफारिश से लागू हो जाती तो आज मुसलमान पिछड़ा कभी रहता ही नहीं। जब नौकरी में 0.5% सरकारी जॉबों में मुसलमान हैं, आप कैसे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी वादा करती है, हमारी इतनी बड़ी विपक्ष की जॉब लेने पार्टी है, आप जॉब बताइए लेने से किसी ने रोका ही नहीं। मेहरुद्दीन जी, मैं कह रहा हूँ जॉब लेने से किसी ने रोका ही नहीं है। पढ़ लिख के कोई भी आदमी जॉब ले सकता है। जॉब लेने में कहाँ कोई बुराई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको पास कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, रोजगार पाइए, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अरे सर, कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगे, या फिर इस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, ठीक है, कि सरकारी जॉब में मुसलमानों की क्या हैसियत है। जी, बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हो? कौशल खान जी आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। बिलाल खान जी विवेक भाई, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, आप लोग क्या मानते हैं? सर ये तो आपको भी पता है, देश के प्रधानमंत्री का क्या बयान था पिछले 2 दिन पहले और आज भी। तो क्या बयान था? देखिए क्या बयान था, आपको नहीं पता? देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर कांग्रेस ने, जबकि ऐसा कहा है, मुसलमान का वर्ड ही नहीं लिया। मनमोहन सिंह का अगर आप बयान दिखा दें तो कहाँ कहा गया है कि मुसलमानों को पहली प्रथा मिलेगी रोजगार में, और जिस तरीके से भी हम देश के अंदर कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आज भी माइनॉरिटीज को अलग करने की बात करते हैं। बताइए, सिख की बात करते हैं कि, और हमारे जैन भाई की करते हैं, वो अलग है क्या माइनॉरिटीज से? या हमारे जितने भी और भाई माइनॉरिटीज रोहित जी तो कह रहे हैं आप लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना भी अब सवालों के घेरे में, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश में मुसलमानों की। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया तक कहा गया है, मुसलमानों को घुसपैठिया तक कहा गया है। आपको मालूम है सर? आपने बयान देखा, घुसपैठियों की समस्या तो है ना इस देश में। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की समस्या तो है इस देश में, इससे तो एतराज नहीं है। वो अलग चीज है सर। अगर आपको जानना है बिलाल खान, तो मैं आपको बताता हूं। आप बंगाल और झारखंड के बॉर्डर वाले एरियाज में चले जाइए, वहां के मुस्लिम लोग परेशान है। और ये खबर हमने इंडिया बोल रहा है, रात 9 बजे हमने ये शो चलाए और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारे हक और हुकूक पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आके कब्जा कर ले रहे हैं। ये एक इशू है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि भाई पोलराइजेशन हो रहा है, मेरे को पोलराइजेशन समझाइए थोड़ा सा, क्या हो रहा है? बिलाल जी, भी टाइम दीजिए विवेक भाई, जैसा और सब मैं वही कह रहा हूं, मुझे थोड़ा पोलराइजेशन समझा दीजिए ना, क्या हो रहा है। हाँ, मैं ये बताऊंगा। देखिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? इनकी बीजेपी की जो प्रत्याशी अमरावती से नवनीत राणा जी ने कहा कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है। समझ गए? उनकी कैंडिडेट ने ये कहा है, सब लोगों के बीच में ये बयान है, मोदी जी की कोई लहर नहीं है, आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो जब से ही ये तिलमिलाए, इनके कैंडिडेट खुद मान रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, और तिलमिला गए हैं जब हिंदू मुसलमान पर उतर गए, तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर गए। अगर बात करें तो बच्चों पैदा करने की बात हो रही है, तो खुद प्रदेश के प्रधानमंत्री के कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। योगी जी के कितने घर में हैं? और रवि किशन जी की बात करें, जो योगी जी के सबसे खास मित्र हैं और उनके खुद सांसद रहे हैं और कैंडिडेट भी हैं, उनके कितने बच्चे हैं? और अभी मनोज तिवारी के कितना? अगर इस तरीके की बात करें, कोई हिंदू मुसलमान में बच्चे नहीं, सबके होते हैं, हिंदू के भी होते हैं, मुसलमान के भी होते हैं। लेकिन नाम लेके कि भाई इस तरीके से ये और वो, तो सबको जग जाहिर है। अगर सबकी साथ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आप बात करिए किसी मुसलमान को अगर उत्तर प्रदेश से एक टिकट दिया गया हो, उत्तर प्रदेश में एमपी का कोई टिकट नहीं, किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री में रखा गया हो, क्यों नहीं कि सबके साथ की बात नहीं करिए सर? कहीं भी अगर कोई से मंत्रालय दिया गया हो, मुसलमान का नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से या 402 सीटों में से एक मुसलमान को टिकट दिया हो, कोई इनको काबिलियत नहीं दिखती? अभी
हमारे जो भाई हैं अभी नए नए जुड़े हैं भाजपा में इनका विलय हुआ है, आरजेडी वाले, ये सॉरी आरएलडी रोहित जी, आरएलडी वाले ये भूल गए कि जयंत चौधरी जब किसानों की आवाज उठा रहे तो कितना लट बजाया था, कौन सी सरकार ने बजाया, एकदम से पलट गए, एकदम से इधर को हो गए। अरे भैया देश के किसानों की बात कर लीजिए, देश में ना ये किसानों की सरकार है ना बेरोजगारों की सरकार है, देश के अंदर युवा रोजगार मान रहा है और ये बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, ये बात कर रहे हैं 80-20 की, ये कपड़ों से पहचाना जाएगा इसकी बात कर रहे हैं। देश में करंट लगाए, शाहीन बाग में करंट लगाने की बात करते हैं, अरे करंट की बात शाहीन बाग में किसने की थी, 80-20 की बात किसने की थी, शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की थी, हमने नहीं की थी सर। 15 लाख का झूठा वादा किसने कहा था, 2 करोड़ युवा रोजगार देने की बात, उस पर सवाल करिए ना। आप भी एकदम इधर को पलट गए, भूल गए क्या आपके नेता के साथ क्या किया गया था? हम नहीं बोले, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, हमने वो वीडियो देख के हमें भी दुख हुआ था, लेकिन आज आप पलटने का काम कर गए, आप एकदम इधर से लुढ़क गए। अरे ये होना चाहिए कि आज देश के लोगों की बात करनी चाहिए, देश की जो समस्या बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पर हैं तो उनको खुद समझ में आ गया है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कौशल जी इसका जवाब जी ठीक है, विवेक जी मुझ पे डायरेक्ट इन्होंने हमला किया है, मैं 1 मिनट ठीक है रोहित जी आप काउंटर कर लीजिए, फिर कौशल कांत जी के पास जा रहा हूँ। रोहित जी नहीं, देश के विकास की बात नहीं करनी चाहिए है ना, देश में कानून व्यवस्था की बात नहीं करनी चाहिए, देश में रोहिंग्यों की जो घुसपैठियां हैं उनकी बात नहीं करनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं आपको, रोहिंग्या से पहले याद नहीं आ रहे थे, जब लाठियां पड़ रही थी, जब रोहिंग्या याद नहीं आ रहे थे, जब किसानों को उठाया गया 1.5 साल तक, जब रोहिंग्या याद नहीं आ रहे थे, जब लाठी मारी जा रही थी किसानों को, कड़ी ठंड में बिठाया जा रहा, जब रोहिंग्या याद नहीं आ रहे, रोहिंग्या अब याद आएंगे आपको। उसको फुर्सत नहीं मिल रही आपके नेता को, हैदराबाद की बिरयानी की बात करते हैं, बिरयानी और खाने पे मटन की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे तो आपको याद आएंगी ना सारी कहानी। तो भाई आपके राजनीति करनी है ना इनको, इनको हाथ नजर आ गई इसलिए खाने पर उतर गए, पहनावे पे उतर गए और आज हिंदू मुसलमान पर उतर गए। आज देश की राजनीति से मुद्दे अलग हट के इनको हिंदू मुसलमान करना है और आप उनका साथ दे रहे हैं सर। आपको आज अपना बदला लेना था वोट की ताकत से, वोट देकर ताकत से बदला लेना था, लेकिन आज वोट की ताकत से बदला नहीं ले रहे आप। जो अब्दुल कलाम है उसका हमेशा सम्मान हुआ है ना, तो लेकिन परंतु कलाम का सम्मान भी हुआ है, इस देश के हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए, घुसपैठियों में धर्म ढूंढना, यही आप खराब राजनीति करते हैं। जब आप घुसपैठियों में धर्म ढूंढ लेते हैं कि जो घुसपैठियां हैं, चश्मा उतारिए और बताइए कौन धर्म ढूंढ रहा है, राजनीति शुरू कर देते हैं। धर्म की बात की है, कहीं विपक्ष के किसी लीडर ने धर्म की बात की तो बताइए। आप करते हैं, आपके नेता करते हैं, आपकी तो पार्टी में प्रधानमंत्री कर रहे हैं सर, उनसे बड़ा कौन है? ठीक है, एक एक करके कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। कौशल कांत जी से सीधा सवाल किया है बिलाल खान ने, मैं कौशल कांत जी से इसका जवाब लूं। रोहित जी वापस आ रहा हूं आपके पास, दीपक भाई इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कौशल कांत जी। विवेक जी देखिए, जिस तरह से मैं सुन रहा था, ये अगर पत्थरबाजों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे और देश का मुसलमान मांगेंगे तो मुझे इनके चश्मे पे डाउट होता है। जिन लोगों को आजम खां, मुख्तार और जो अजहर मसूद जैसे लोग हैं, आतंकी लोग हैं, उनमें हिंदुस्तान का मुसलमान नजर आता है तो मुझे इनके चश्मे का दोष नजर आता है। क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो हर अपराधी में ये धर्म ढूंढ लेते हैं और जब आतंकियों की बात आ जाती है तो धर्म भूल जाते हैं। तो यहां पर अगर इस तरह का नजरिया होगा तो इसी को बोलते हैं तुष्टीकरण। और जो मित्र मेरे बोल रहे थे AIM वाले, जो आज अपनी गरीबी और अपने मुफलिसी, यस वही मैं वर्ड याद करने को, मुफलिसी की बात कर रहे हैं, वो मुफलिसी वाले कहते हैं कि हमने 700 साल यहां हुकूमत की है। वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम देख लेंगे। वो ये कहते हैं कि ये लाल किला तो हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है। अगर इतनी बड़ी सल्तनत के बाद अगर आज की मुफलिसी में जी रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय राज किया और हमेशा वोट बैंक की तरह यूज किया। और MIM की बात करते हैं, MIM के जो इसके अपने शब्द में अगर मुसलमान शब्द शामिल है और ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि AMIM का जो कासिम रिजवी साहब थे वो कट्टर मुसलमान थे, पाकिस्तान के समर्थक थे। जब 1957 में जब वो जेल से छूटे थे, उसके पहले तक इस AIMIM का नाम MIM था, जो मुस्लिम लीग का पार्ट था।
1957 में जब ये छूटे हैं, उसके बाद इसका नाम उन्होंने बदल करके AMIM किया, जो ओवैसी साहब के दादाजी थे। तो जिनके खून में ही मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान के जन्म का अंश हो, वो देश में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात लेकिन करेंगे, कौशल कांत जी, एक जो बात निकल कर आई वो ये आई कि क्या ये अपीजमेंट की कोशिश हो रही है, और क्या 10 साल की सरकार चलने के बाद क्या अपीजमेंट जरूरी है या फिर किया जाना चाहिए, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि ठीक चुनाव के बीच में एक फेज का चुनाव हो चुका है, 6 फेज का चुनाव भी बाकी है, तो फिर अब इस तरह के बयान का क्या मतलब समझा जाए? अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण होगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकों पर अटैक होगा, तो हम राजनीतिक उनके विपक्षी हैं और हम उनके मैनिफेस्टो की जो कमियां हैं उसको जनता के सामने रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि पीएम मिलने का वक्त दे दें, हम मिलकर उनको अपना मैनिफेस्टो दिखा देंगे, वो हमको दिखा दे कहां लिखा हुआ है ऐसा, हम मैनिफेस्टो उनके सामने रखना चाहते हैं। अरे मैनिफेस्टो में तो मैंने लाइन बताई, पैरा बताया, पेज बताया, मैं तो दोबारा बता सकता हूं ना कि उनका पेज नंबर 28 पॉइंट नंबर 21, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वेल्थ और इनकम को डिवाइड करके उसके ऊपर नई पॉलिसी बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि जो लोग सक्षम है उनसे छीन करके, बहुसंख्यकों को छीन करके अल्पसंख्यकों को देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए बात करते हैं। और इन्होंने साफ साफ यह भी लिखा हुआ है कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अरे भाई, जिस हिंदू मुसलमान पे पूरा देश बन गया और हमने अपना बड़ा दिल करके जो भाई हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो रहे, और हमने उनका सबका साथ सबका विकास करके आज लाभार्थी में 35% बेनिफिशियरी मुस्लिम है, सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी हैं। उनको गैस मिलता है, उनको सिलेंडर मिलता है, उनको बिजली मिलता है, उनको रोड मिलती है, उनको स्वास्थ्य का बीमा मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, फिर उनको शिक्षा मिलती है, उनको लोन मिलता है, हर चीज की सपोर्ट दिया जा रहा है। उसके बाद ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है। अरे सत्ता में भागीदारी उसको मिलती है जिसकी विनेबिलिटी होती है। लोकसभा में कोई भी पार्टी हो, चुनाव में टिकट उसको देती जो जीत सकता है, जो जीत सकेगा उसको टिकट मिलेगा, ये हमारी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कैरेक्टर पिछले 70 सालों में रहा है, उसने हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के नाम पे मुसलमानों को जोड़ो, इसी की राजनीति की है। और उसी पे चलते हुए वो हिंदुओं को और डिवाइड करने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आज देश जुड़ रहा है, आज देश डेवलप हो रहा है, 5वीं इकॉनमी से 3री इकॉनमी की बात कर रहे हैं। अगले 27 सालों में 2027 तक, 2047 तक हम विश्व बंधु बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विश्व में सब भारत का डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दीपक जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? अब देखिए, इसका जो है क्लैरिफिकेशन यही दे सकते हैं कौशल शर्मा जी। भाई, जो ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा, हमें लगता है उनको समय दे देना चाहिए। हो सकता है उनको बहुत सी चीज़ें, उनको क्लैरिटी ना हो। वो तो देखिए, अभी रोहित अग्रवाल जी जो है, ठीक, अच्छी बात है, अभी नए नए सहयोगी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का घटक दल बने हैं, बिल्कुल सही बात है, देर से ही सही इनको हमारे हिंदुस्तान के महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता हुई। ठीक है, मंगलसूत्र हमारे लिए सुहाग का प्रतीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ रोहित अग्रवाल जी से कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके बहुत करीब एक महिला है, उनके मंगलसूत्र की चिंता कौन करेगा? उनके सुहाग की चिंता कौन करेगा? उनके बड़े करीब हैं जो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और देखिए, मैं बिलाल भाई की मैं सारी बातों से मैं जो है इत्तेफाक रखता हूँ, सिर्फ एक बात छोड़ करके, ये बार बार पलटने की बात कर रहे थे आरएलडी के लिए। अरे वो चौन्नी थोड़ी ना कि पलट जाएंगे, क्यों रोहित भाई? चौन्नी है क्या? चौन्नी थोड़ी ना कि पलट जाएंगे। मैं बिलाल भाई की मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि वो पलटेंगे। हमें लगता है कि पलटेंगे। मैं जवाब दे दूं? देखो, चौन्नी थोड़ी ना कि पलट जाएंगे। मेरी बात हमने पटका है, और प्रॉब्लम ये है कि वो पटका तो सहारनपुर में। अब सुन लो, अरे अब सुन लो, पटका तो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर में मंच में जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, बागपत में जगह नहीं मिली, आप हमारे जाने के बाद दौड़ा के मारा है, बागपत में भाजपा ने दौड़ा के मारा है, आरएलडी का। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी आ जाने दो आप।
मेरी अच्छा, अरे चलो, समय आप मेरा बोलो, तो फिर बीच मैं में आप बोलता हूं। इंटरप्ट कर रहे हो, समय तो मेरा इंटरप्ट। अरे भाई, आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं पलटा कि मैंने पटका, मैंने बताया मैंने आपको पटका है, मैं पलटा थोड़ी ना हूं। मैंने तो आपसे सवाल किया ही नहीं। मैं तो आपकी तरफ से बिलाल भाई से मैं सवाल कर रहा हूं। आप नाहक जो है उसमें जो है वो रहा है। अरे भाई पलटे आप इसलिए हैं, बीजेपी ने आपको इस तरह पलटा है। सहारनपुर में आपको मंच पे जगह नहीं मिली, कैराना में आपको मंच पे जगह नहीं मिली, बागपत में जहां आपका और प्रत्याशी मेरठ में वहां आपको पे आपको जनता मंच नहीं पे मिली, जगह नहीं मिली। है और ना? उसके मुजफ्फरनगर में आपको जनता अरे नहीं चलिए, मिली, छोड़िए है ना? अरे भाई, अब छोड़िए, मेरठ अरे का तो छोड़िए, वीडियो कहां दिख रहा जगह है भाई, मिली, कहां नहीं कुर्सियां मिली। खाली पड़ी अरे हैं, छोड़िए, अब अरे क्या उसको छोड़ो भी नकार यार, देंगे? अरे जनता छोड़ो को भी रोहित नकार देंगे भाई, मेरे भाई। अरे छोड़ो। कम से कम दौड़ा जनता दौड़ा को के तो मत मारा नकारिए। भाजपाइयों ने, दौड़ा दौड़ा के मारा अच्छा ये बागपत बताइए, में, अच्छा बागपत में ये दौड़ा दौड़ा बताइए, के मारा ये RLD बताइए, के, ये घंटे सहारनपुर घंटे में पे दौड़ा कैंडिडेट दौड़ा क्यों के बदल मारा, रहे हैं? दौड़ा दौड़ा घंटे के घंटे पे मारा, कैंडिडेट क्यों बदल रहे हैं? दौड़ा दौड़ा कैंडिडेट के नहीं है मारा। क्या आपके पास? या कोई टिकट लेना नहीं चाहता? आपसे मतलब, जिसका अनाउंस कर देते हैं वो मना कर देता है कि भाई साहब आपको नहीं लड़ना चुनाव। 7 की 2 7 बढ़ाई की 2। भाई साहब, सम्मान की 2 रोटी हमेशा अच्छी होती है, अपमान की 7 रोटियों से। सम्मान की 2 रोटी, अपमान की 7 रोटियों से हमेशा बेहतर होती है। दीपक भाई, आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए, मुझे लगता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई है, आप लोग डिबेट में खींच लाए उसको। दीपक भाई, सहारनपुर में मारे गए, दीपक भाई, बागपत में मारे ठीक गए। है। अच्छा, एसटी हसन का टिकट क्यों काटा? आप लोग हमारी बात एसटी कर हसन रहे हैं। मुसलमान नहीं थे क्या? आप लोग नहीं करते थे वो मुसलमान? आप लोगों की चुनावी दिया, लड़ाई आप लोग पलट डिबेट तो में खींच दिया। लाए हैं। अरे 7 की 2, ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल से 7 जवाब की ले लेता 2, हूं जी। 7 की 2, दीपक जी 7 जी, देखिए डिबेट एकदम आप लोग 7 की 2। आरएलडी वर्सेस एसपी कर दिए हैं, आरएलडी वर्सेस एसपी कर दिए हैं आप लोग। मैं एक बात विवेक भाई मेरी और आ जाने दीजिए जी, जल्दी बात बोलिए। हिंदू मुस्लिम की करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक दूसरे अपने समकक्ष सांसद को आतंक और धर्म से जोड़ करके गंदी भद्दी गालियां देने का काम किया नहीं किया? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ, क्या सस्पेंड हुए हो सदन से? विवेक भाई, मैं गिरिराज सिंह जी का बयान उठा ठीक है। करके देख लीजिए, विवेक भाई, जवाब दे दूं? भारती जी का बयान उठा करके देख लीजिए। विवेक मैं भाई, तो बिलाल जवाब दे भाई, दूं? मैं तो बिलाल ठीक भाई है, की बात से रोहित जी जवाब दिए, उसके बाद वो बिलाल भाई मैं चवन्नी नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी वो आपके दीपक पास। भाई देखो, अब आपकी बारी नहीं है, पलटे। प्लीज मैं रोहित दीपक भाई अग्रवाल को आपकी बोलने बारी नहीं नहीं है, दूंगा, मैं बोलने नहीं सभ्यता दूंगा कि दिखाओ। मेरे देखिए, मेरी हम बात आपकी बात आ गई, रहे दीपक जी आपकी बात आ गई, रोहित जी को बोलने संस्कार दीजिए। दिखाओ, नहीं मैं नहीं आपने थोड़ा दिखाई सा थी, संस्कार दिखाओ। आपने दिखाई थी। देखिए, हम मैं आप तो एक आपकी साथ तरफ से एक बोल रहा हूं। ठीक है, हम आप ठीक है, एक दीपक साथ जी अब रहेंगे, जवाब ले हम लेते हैं, दीपक जी जवाब ले लेते संस्कार हैं। दिखाओ। आगे भी रहेंगे, आगे भी हाँ, रहेंगे, ठीक है। आगे अब भी मैं रहेंगे। जवाब दे दूं? आप इधर ही रोहित आओगे, अग्रवाल, आप इधर रोहित ही अग्रवाल और आओगे। मेहरुद्दीन जी को आप स्क्रीन पर इधर लेकर ही आइए आओगे। जी। हाँ। कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे मैं आप। जवाब दे देता मैं तो मैं आपकी जवाब तरफ दे से दूंगा, बोल रहा हूं, जवाब भाई लेते हैं। गलत देखिए, बोल ऐसा रहे है, हैं कि कोई रोहित चोरी अग्रवाल और नहीं मेहरुद्दीन है। जी को स्क्रीन पर आइए जी। ये ठीक है, बोलते रोहित जी रहेंगे जवाब, भाई, दीपक जी कैसे जवाब ले विश्वास लेते हैं। व्यक्ति बोले। देखिए, ऐसा है, दीपक भाई ने पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम पलटे नहीं, हमने पटका है आपको, और वो पटकने का दर्द इतना है आपको कि आप हमसे पूछते थे कैंडिडेट कौन उतारोगे, और अब मैंने आप तो कहा कैंडिडेट कि आप नहीं दे चोनी पा रहे दोनों की पलट हो, आप जाओगे। कैंडिडेट नहीं मैंने दे तो पा रहे बिलाल हो, तो भाई को दीपक गलत भाई अब आप ठहराया है। अत्याचार कर अरे रहे हो। मैंने तो अब बिलाल आप भाई को अब आप गलत फिर मुझे ठहराया। मजबूर कर रहे हो नहीं, भाषा आप शैली पे अत्याचार आपने अपने स्तर पहले को किया। उतरने के लिए। दीपक जी, मुझे दीपक जी, मौका रोहित जी दिया एक तो एक करके, मैं तो आपकी अपने तरफ से स्तर को बोल रहा उतरने था। के लिए मजबूर नहीं, कर रहे हो। आपने दीपक जी, रोहित जी एक एक देखिए, करके। देखिए, हम आप अरे पुराने कौन सा- सहयोगी रहे हैं, है ना, बोलिए, रोहित गठबंधन जी, में रहे बोलिए। हैं, तो अब कम से हाँ जी। देखिए, ऐसा है, इनको जो हमने पटका है उसका दर्द इतना है कि हमसे पूछते थे कैंडिडेट कौन दोगे, और आज स्थिति ये हो गई है कि घंटों के हिसाब से कैंडिडेट बदल रहे हैं। अरे भाई, जब आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो क्यों इतना उछल रहे थे आप? ये पूछते हैं 7 बड़ा की 2, मैं कई बार बता चुका हूं, इनको सम्मान की 2 रोटी हमेशा अच्छी होती है अपमान की 7 रोटियों से। तो ऐसी स्थिति में इनको ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी पर ना तो नियत है ना नीति, और मेरठ में इनके नेता गए थे, वहां पे 1500 लोगों की भीड़ नहीं बटोर पाए थे, और मंच के ऊपर जूता चप्पल चला रहे थे समाजवादी पार्टी वाले आपस में, कोई बाहर का नहीं था। समाजवादी पार्टी के आपस के नेता एक दूसरे के ऊपर जूता चप्पल चला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये अभी चले गए थे कि एक महिला के मंगलसूत्र के ऊपर कि साहब उसको कौन न्याय दिलाएगा। भाई साहब, आपके घर की बहू भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उसको क्यों नहीं न्याय दिला दिया अपने घर के अंदर? अब आप अगर उसी स्तर पर उतरना चाहते हो तो सुन लो फिर, भाई अर्पणा यादव आपकी बहू है ना, आपके परिवार की बहू है, वो क्यों चली गई भारतीय जनता पार्टी में? आप अपने परिवार की बहू को नहीं अपने संरक्षित कर पाए और दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाते हो। भाई, तो आपको तो अपना चरित्र भी तो देखना पड़ेगा ना। ये ठीक है, लेकिन बात जो अपीसमेंट की हो रही है उस पर आते हैं। ये आप लोग मुस्लिम अपीसमेंट के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आरएलडी वाले हाँ, नहीं, देखिए विवेक भाई, स्थिति ये है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके लिए मुस्लिम अपीसमेंट के आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये मुस्लिम अपीसमेंट के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, और मुस्लिमों के नाम पे ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं, उनको हक नहीं देना चाहते हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं।
आप देखिए क्या किया इन्होंने, मुरादाबाद में एसटी हसन साहब का टिकट काट दिया, जो कि इनके सिटिंग मुस्लिम सांसद थे। सिटिंग मुस्लिम सांसद का आप टिकट काट देते हो और आप यहाँ पे आप मुसलमानों के हक की बात करते हो। आपने तो निरंतर हक मारने का काम किया है मुसलमानों का। इनके बड़े नेता मेरे को कल फोन किए थे, मुस्लिम नेता, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब हमें मना कर दिया गया है कि आपकी दाढ़ी है, आप टोपी लगा के आते हो मंच पे, कृपया करके मंच शेयर मत करिएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इनके बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वरना ये कार्रवाई कर देंगे, उनको पार्टी से निकलवा देंगे। खैर उन्होंने तो टीवी इंटरव्यू में भी बोला ये चीज कि साहब उनको साफ मना कर दिया गया कि मंच पे अखिलेश यादव के आसपास मत दिख जाइएगा दाढ़ी टोपी वाले। इनके मंच पे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों का चढ़ना मना है। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात कर रही है, सर्व धर्म की बात कर रही है, और आप मुस्लिम अपीसमेंट के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप सेक्युलरिज्म का मतलब ये समझते हो कि हिंदुओं को गाली देना, परंतु मेरे मित्र सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदुओं को गाली देना नहीं है। इसलिए कृपया करके हिंदुओं को गाली देना बंद कर दो। जी ठीक है रोहित जी, ये जो बयान है सब धर्मों का सम्मान करो। मोदी जी का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बांट देंगे। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करके आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे और उसके बाद घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। तो इस बयान पर इतना हंगामा क्यों है मेहरुद्दीन रंगरेज जी? घुसपैठियों के लिए अगर बात हो रही है, बांग्लादेशियों की बात हो रही है, रोहिंग्याओं की बात हो रही है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो गलत तरीके से भारत में आ गए हैं, उनकी बात हो रही है, तो फिर इस पर इतनी सियासत क्यों है? देखिए विवेक जी, फिर तो मोदी जी जो हैं वो तो फिर जो है, अगर हमारे देश की सीमाएं भी अगर सील नहीं है और लोग वहां से प्लान करके अगर हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो फिर हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो अपने जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब ये लोग बीजेपी वाले बार बार तुष्टीकरण की बात करते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, आप ये बताइए, आप 20 करोड़ हिंदू से 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनको डराकर क्यों राजनीति करते हैं? आप क्यों वोट लेते हैं? क्यों डराते हैं आप उन्हें? और मोदी जी ने देश की शपथ ली है, देश के संविधान की शपथ ली है, और वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन है वो हिंदू डरने वाला नहीं है। अरे हिंदू कहीं डर रहा है? अरे यार क्या आप डरा रहे हैं ना? अरे सर आप तो डराते हैं उनको। राजनीति की जा रही है। रोहित जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। मेहरुद्दीन रंगरेज की बाइट नहीं हो जाने दीजिए। पहले उनका जवाब दे दो। मेहरुद्दीन जी बोलिए जी। ठीक है, एक एक करके मेहरुद्दीन जी आपका जवाब पूरा कीजिए। क्या बात करें डिबेट में? बिलाल खान एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। विवेक जी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने भी कहा था, और ये हमारे कौशल कांत जो है बीजेपी के प्रवक्ता के, ये कहते हैं कि 700 साल 900 साल राज करा। बिल्कुल करा, बिल्कुल करा। लाल किला हमारा है, जमा मस्जिद हमारी है, कुतुब मीनार हमारा है, ताजमहल हमारा है। हम तो कहते हैं और है। आपका क्या है, आप बता दीजिए। आप क्या थे? आप जो देश की मुखबरी करते हो, देश के खिलाफ विचारधारा रखते हो, देश की आजादी में जिनका योगदान ना हो, वो लोग आज जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। तो देख लीजिए कैसे टारगेट किया जा रहा मुसलमानों को, उनकी हमारी मस्जिदों को टारगेट, वक्फ की संपत्तियों को, मतलब कुछ भी मुद्दा हो बस हिंदू मुसलमान कर देना उसको। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई चीज बताने के लिए नहीं। आप, मैं पूछ रहा हूं, आपने 10 साल में क्या किया? बता दीजिए ना। आप इन मुद्दों पर, आप मुद्दों पर वोट मांगिए ना। आप हिंदू मुसलमान कर कर क्या चाहते हैं? देश का बंटवारा करना चाहते हैं? देश का अमन खराब करना चाहते हैं? बताइए आप कैसे जुदा कर सकते हैं? आप घुसपैठियां बताते हैं मुसलमानों को। शर्म आनी चाहिए। उनको राशन देने का काम किया। अरे अगर घुसपैठियां सरकारी जॉब में है तो निकालिए उनको। गैस सिलेंडर देने का काम किया। विवेक जी, महिलाओं चुप होइए, चुप होइए, चुप होइए। ले आए वो नहीं है, बार बार बीच में इंटरप्ट। कौशल कांत जी बोल रहे हैं। कौशल कांत जी, अरे विवेक जी मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, अब पूरा कर लीजिए, उसके बाद कौशल कांत जी बोलेंगे। पूरा कर लीजिए। डिबेट में एक डेकोरम होता है। मैं कह रहा हूं डिबेट में एक डेकोरम होता है। इनसे कहिए, अभी अभी आरएलडी जो है भाजपा में शामिल हुई है, कहीं पता लगे कि आप जो है चवन्नी से और जो है आप कम ना हो जाएं, तो इसलिए इनको कहिए बीच में बोलना बंद करें। इसलिए मैं उनसे बार बार ये अपील कर रहा हूं, किसी के बीच में नहीं बोलने। जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनिए। ठीक है कौशल कांत जी। विवेक जी, आपने अभी सुना रंगरेज जी क्या बोल रहे थे। 700 साल हुकूमत की, उसके बाद गुरबती में पहुंच गए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? रंगरेज जी जैसे ठेकेदार। आप देखिए जिस तरह से
इन्होंने घुसपैठियों, अरे सर, आपने 10 साल में क्या किया, आप ये बताइए ना। अरे आपने मुस्लिमों के लिए क्या काम किया? पहले आप ज्ञान दे रहे मोदी थे। जी कहते थे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा। अरे आपने क्या किया? आपने तो उनको जो है बिल्कुल पिछड़ा बना दिया। आपने पॉलिटिकल उनको जो है बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया। आप कैसी बात करते हैं? फिर आप ये नारा क्यों लगाते हैं 15 लाख की तरह जुमला के? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बोल चुके ना, ये झूठे हैं वादे। जब मोदी जी दुबई में, अगर दुबई जाते हैं मोदी जी, तो वहां के मुसलमानों को तो बहुत गले लगाते हैं और वहां मंदिर भी बनवा देते हैं मुसलमान। अगर जो हिंदुस्तान में मुसलमान है उनको टारगेट किया जा रहा है। बताइए, मुसलमानों के नाम पर राजनीति हो रही है देश की। अरे देश की राजनीति होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की, उस पर बात ही नहीं हो रही। बस हो गया कौशल कांत जी। हाँ जी हो गया कौशल कांत जी। आप जो है बस हिंदू मुसलमान करते रहिए। ठीक है, मेहरुद्दीन जी जवाब ले लेते हैं। जो है ना पार नहीं होने वाली। आप 150 पे खत्म। आपको लगता है कि रोहिंग्या मुसलमान में देश का मुसलमान है? आपको लगता है कि घुसपैठियों में देश का मुसलमान है? ये आपका प्रॉब्लम है। आपको पत्थरबाजों में देश का मुसलमान लगता है तो आप भाई सीए का विरोध क्यों करते हो? आइडेंटिफाई हो जाएंगे। क्यों नहीं सीए का सपोर्ट करते हो? जितने घुसपैठिए हैं, जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, सब बाहर हो जाएंगे। सीए का समर्थन विरोध तो आप ही करते थे ना, क्यों करते थे? तो मुसलमानों के नाम पर राजनीति आप करते हो। और जहां तक रही देश, बीच में नहीं बोलिए। अरे मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी आप ज्ञान दे रहे थे। मेहरुद्दीन जी एक-एक करके। अरे मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको। क्या कोई भी हो? और आप अभी पूछ रहे थे क्या किया? महंगाई, बेरोजगारी की आप बात करते हैं। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक महंगाई दर डबल डिजिट में थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, बेरोजगारी दर डबल डिजिट में थी। आज के डेट में अभी जाके चेक कीजिए, बेरोजगारी दर 5.7% है, महंगाई दर 6% से नीचे है। और क्या चाहिए? इसके अलावा एयरपोर्ट 4 गुना हो गए, गांव में बिजली 100% हो गई, एम्स 3 गुने से ज्यादा हो गए, ईवे लेन 6 गुना हो गए, नेशनल हाईवे 2 गुना हो गए, रेलवे की लंबाई 2 गुने से ज्यादा हो गई। ये सब पिछले 10 सालों में किए गए हैं। जो पिछले 50 सालों में हुए हैं उससे हर काम 2 से 3 गुने ज्यादा हो चुके हैं। हर हफ्ते अगर देखें जितनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए खोली गई है, अगर 10 सालों में देखें हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है। उत्तर प्रदेश में हर शहर में 1 डिस्ट्रिक्ट तो क्या ये सिर्फ आप लोगों ने हिंदुओं के लिए किया? यही तो सोचने की बात है कि किसको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये जो यहाँ पर रंगरेज बज्जी बैठ करके और मेरे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है। अरे कौन डरा हुआ? आप दोनों लोग यहाँ पे आके अपनी बात कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान में इतनी सारी एकता है। अरे ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं, अंग्रेज जी ने। अरे सुनिए बिलाल खान साहब, कोई किसी से नहीं डरता। बिलाल खान साहब, डरने वाली बात रहने दीजिए। बिलाल खान डरने डराने वाली बात रहने दीजिए। इस तरह की बातें डिबेट में नहीं करते, कभी भी नहीं करते। डिबेट क्या कहीं पे भी नहीं करनी चाहिए। आपके रंगरेज जी बोले मुझे टाइम देंगे विवेक जी, तो मुझे जवाब तो देने मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। इसके बाद तो ये बोल रहा कौशल कांत जी को पूरा कर लीजिए। अभी रंगरेज जी ने यही बोला था ना कि मुसलमानों को डरा के रखा है। कौन कहता है? मुसलमानों को तो मोदी जी ने सर पे बिठा के रखा हुआ है। उनके लिए सारे काम कर रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और 80 करोड़ हिंदू भाइयों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। हिंदू भाइयों को मुसलमानों से डराया जा रहा है। बहुत बढ़िया। उनको बेरोजगार बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। उनको जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। उनके बच्चे जो है भीख मांगेंगे, कटोरा लेके हाथ में घूमेंगे। तो सारा काम मोदी जी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जनता सुन लो, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं मुसलमानों के लिए करते हैं, हिंदू के लिए नहीं करते। आज आप एक्सपोज हो गए और गुर्बती में आप पहुंच गए हैं। जो हालत आप जैसे नेताओं ने गरीबों की कर दी। मुसलमानों को गरीब बनाने वाले कौन? आप जैसे नेता जो तुष्टीकरण के नाम पे उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। 700 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आज का मुसलमान इतना गरीब है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप जैसे मुस्लिम नेता जो केवल वोट बैंक बना के वोट बैंक के लिए काम करते हैं। ठीक है, बिलाल खान के पास जा रहा हूं। कौशल कांत जी, ठीक है, कौशल कांत जी वापस आ रहा हूं। बिलाल खान काफी देर से वेट कर रहे हैं। बिलाल खान, अब एक तो ये डरने डराने वाली बातें, ये सब डिबेट में अच्छी लगती नहीं है। तो ये सब बोल के थोड़ा सा आदमी खुद का ही वजन हल्का कर लेता है। तो मैं तो मानता हूं कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो अभी एक आंकड़ा सामने आया कि भाई 35% लाभार्थी, अगर रेशियो के हिसाब से भी आप देखेंगे, आबादी के हिसाब से भी देखेंगे, तो 35% आबादी मुस्लिमों की नहीं है इस देश में।
लेकिन 35% सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मुस्लिम हैं, चाहे वो फ्री में राशन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, सरकारी योजना हो, उसमें एक लाभार्थी वर्ग मुस्लिमों का भी है। तो जो बात सबका साथ सबका विकास के लिए की जा रही है, तो फिर इसमें अपीजमेंट वाली बात कहां से आई, इसको जरा समझाइएगा बिलाल खान। देखिए विवेक जी, मैं समझाऊंगा। पहली बात तो मैं आपका ये जवाब दे दूं, मैंने नहीं कहा मुसलमान डरा हुआ, मुसलमान किसी से डरता नहीं, साफ बात ये है। कोई किसी से नहीं डरता सर, नहीं डरता कोई नहीं, ना हिंदू डरता ना मुसलमान डरता, कोई किसी से नहीं डरता की बातें बनाने वाले लोग। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपकी बात का जवाब इस तरीके से दूंगा। ये जो बात कर रहे हैं, पिछली सरकारों में क्या मुसलमानों को राशन नहीं मिलता था, या पिछली सरकारों में नौकरियां नहीं मिलती थी? ये क्या अलग से दे रहे हैं? अगर हिंदुओं को नौकरी मिल रही, मुसलमानों को आप कह रहे कांग्रेस की सरकार बेहतर थी, ये कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में भी मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी? बेहतर थी, आप ये कह रहे हैं? देश के अंदर सरकार 70 साल में मुसलमानों को नहीं मिला क्या रोजगार कोई सी सरकार में, या राशन नहीं मिला? अरे आप मुसलमानों की बात करते हैं तो हम तो ये कह रहे हैं मुसलमानों को हिस्सेदारी दो ना, हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी एमपी बनाओ मुसलमान को उत्तर प्रदेश से, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए। 2 लोग थे, शाहनवाज जी, और उनको भी निकाल दिया, इन लोगों को भी निकाल दिया, इनको को भी हटा दिया, इनको भी नहीं रखा भाजपा ने, क्योंकि इनको नुकसान हो रहा था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर आप मुसलमानों की हित की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, दीजिए उनको हिस्सेदारी। राजनीति में हिस्सेदारी दीजिए ना। यहाँ 5 किलो राशन में लटका रहे हैं, 5 किलो राशन, 2 किलो प्याज, 3 किलो आलू, फिर चना, ये मटन, ये सब बातें मत करिए भाई साहब। जो मुद्दे की हकीकत बात है ना, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं छोटा सा, ये कोई पुरानी सरकारें नहीं देती थी, आपका अपने घर से नहीं दे रहे। बिलाल खान जी, मुझे ये चल रहा है क्या चुनाव में? मटन भी चल रहा है क्या? ये कुछ खबरें मेरे पास भी आई थी कि पार्टी वार्टी हुई थी। अरे तो क्या आप मुसलमान को देश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? कांग्रेस द्वारा इस देश का मुसलमान नागरिक है वो। ठीक है, संक्षेप में छोटा आंसर। रोहित भाई कुछ कहना चाह रहे, उसका दीपक भाई आपके पास आ रहा हूँ। बिलाल खान वापस लौटूंगा। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, हम सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं, वहीं पे विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से नहीं। देखिए बीच में मत बोलिए बिलाल भाई प्लीज। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है कि जो एनडीए गठबंधन है वो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा है। हमारे लिए हिंदू भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारा है, सिख भी हमारा है, ईसाई भी हमारा है, परंतु जो विपक्ष है उसके लिए आतंकवादियों में धर्म देख लेते हैं, वो कह रहे रिप्रेजेंटेशन की कमी है। इस लाइन पर एक जवाब दे दीजिएगा रोहित जी। वो कह रहे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दानिश अंसारी साहब मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, है ना, और राष्ट्रीय लोकदल के अंदर 2 मुस्लिम विधायक हैं जी, ठीक है, 2 मुस्लिम विधायक राष्ट्रीय लोकदल के अंदर है। आपको दिखाई नहीं पड़ते होंगे ना, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर तो मिर्चा पड़ी हुई है, आपकी आंखों में धर्म का चश्मा है, आपको हिंदू आपके जो विधायक आगे समाजवादी की कृपया से आगे। अरे बिलाल भाई, जुम्मा 4 दिन तक 2 जुम्मे 2 हफ्ते हो जाते हैं। ठीक है, मैं दीपक रंजन जी के पास जा रहा हूं, सीमित समय कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने के लिए। दीपक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास का वैसे ही झूठ का पुलिंदा है जैसे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठ करके और खुले मन से कहते हैं दरभंगा का एम्स जो है वो चालू हो गया और सुचारू रूप से चल रहा है। मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, दरभंगा के एम्स की तो अभी तक जमीन भी नहीं अधिकृत हुई है। चालू होना तो बहुत दूर की बात है। उसी तरीके से इनका जो विकास है, ये 10 साल का इनका विकास है। 10 साल में इन्होंने कोरोना काल, अभी हमारे बिलाल भाई जो है कह रहे थे कि पूर्व की सरकारों में भी जो है लोगों को राशन बढ़ता, लेकिन जिस तरीके से लोग कोरोना की, कोविड की जो पेंडेमिक थी उसकी वैक्सीन लगा करके इन्होंने थाली बजवाई, उसका महिमा मंडप किया। आपको याद होगा विवेक जी, घर घर जो है डोर नॉक कर करके लोगों को पोलियो ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाने का काम किया गया था पूर्ववर्ती सरकारों ने, लेकिन किसी ने उसका महिमा मंडप नहीं किया था, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, 1 मिनट कौशल जी, क्योंकि वो जिम्मेदारी है सरकार की। एक बार आपने जो है सबको पिलाया, उसके बाद फिर दोबारा जो है ये कैसे पलट कर गया। खैर वो सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इनसे यही कहना चाहता कि अगर 10 साल की आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि है तो 80 करोड़ लोगों को ठीक है आप राशन दे रहे हो, वो अपना तन कहाँ से ढकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से, और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर उनके घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवाई की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? हम तो देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो में विवेक जी, ठीक है, बीजेपी की कौशल कांत जी कह रहे हैं आप करते कम है बजाते ज्यादा है। विवेक जी, बीजेपी की वैक्सीन तो बता देना, दरभंगा का हम अपनी जानकारी ले पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स में ले रहा हूं। दीपक भाई ठीक है, आपका सवाल आगे उनको जवाब दें। दीपक जी, मैं दरभंगा की अपनी जानकारी बताने वाले लोग पूछ रहा हूं। ठीक है, दरभंगा की एम्स के बारे, ये नहीं,
ये आपके सामान्य चैनल पे बताएं कि दरभंगा ठीक है, आपका सवाल आ गया, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ कौशल कांत जी जल्दी से। दे नहीं पाएंगे जवाब। समाजवादी पार्टी के लोग अगर आकर के यहाँ पर वैक्सीन की बात करते हैं तो इनका वो चेहरा याद आता है जो कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। और सुनिए ना, पोलियो की वैक्सीन की बात करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वैक्सीन, जिसमें से 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है। और जहां तक अरे साहब सुन तो लीजिए, 15 एम्स बनाए गए हैं, 15 एम्स नए बनाए गए हैं, समझ गए, IIT बनाए गए हैं, ट्रिपल IIT बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई गई है। देखिए आप लोग दरभंगा, बिहार, पटना करते रहिए। कौशल कांत जी कह रहे हैं 15 नए एम्स बनाए गए हैं और इसी तरह से विकास का काम चलता रहेगा, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। आप लोग अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, इधर से भी अपीजमेंट का आरोप लग रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में पीएम मोदी का ये बयान, इसका क्या इंपैक्ट होता है, ये 4 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सबका हिसाब होगा कि विनर्स के नाम। फौरन लौट रहे हैं।